नमस्कार, स्वागत है आप सभी का डीडी न्यूज के इस खास बुलेटिन एक्सप्रेस 100 में, जहां हम आपके लिए लेकर आते हैं राजनीति, मनोरंजन, देश, दुनिया, खेल और व्यापार जगत की सभी बड़ी खबरों को एक्सप्रेस यानी फटाफट अंदाज में। मैं हूं आपके साथ पराक्रम से शेखावत। आइए शुरू करते हैं तेज रफ्तार से जुड़ी खबरों का सिलसिला। विनेश फोगाट के फाइनल मुकाबले से पहले शब्द करने वाली खबर। विनेश फोगाट को पेरिस ओलंपिक खेल में अयोग्य करार दिया गया। विनेश का निर्धारित 50 किलो से 100 ग्राम अधिक वजन पाया गया। विनेश फोगाट का मुकाबला संयुक्त राज्य अमेरिका की सारा एन हिल्डेब्राइंड से स्वर्ण पदक के लिए होना था। विनेश फोगाट को ओवरवेट के चलते डिस्क्वालीफाई कर दिया गया। मैट पर विनेश ने जापान की विश्व चैंपियन और टोक्यो ओलंपिक की गोल्ड मेडलिस्ट यूई सुसाकी को जब आखिरी 20 सेकंड में पटकने दी तो देश झूम उठा। यह पहला मौका था जब सुसाकी को किसी अंतरराष्ट्रीय पहलवान ने मात दी। क्वार्टर फाइनल में मुकाबला यूक्रेन की ओक्साना लिबाच के साथ था। विनेश के सामने वो भी टिक न सकी। विनेश ने यूक्रेन की पहलवान को 7-5 से शिकस्त देकर सेमीफाइनल का टिकट कटाया। 50 किलोग्राम वर्ग में फाइनल मुकाबले से पहले विनेश के वजन की जांच हुई और उनका वजन 100 ग्राम अधिक यानी कि 50 किलो 100 ग्राम पाया गया। ओलंपिक नियम के मुताबिक उन्हें अयोग्य करार दिया गया। पेरिस से विनेश फोगाट के अयोग्य होने की सूचना आने के बाद प्रधानमंत्री ने पूरी घटना की फौरन जानकारी ली। उन्होंने सोशल मीडिया पर एक पोस्ट साझा किया जिसमें भारत की बेटी को धैर्य रखने के लिए कहा। प्रधानमंत्री ने लिखा कि इस दुख के व्यक्त कर पाने के लिए शब्द नहीं है। साथ ही उन्होंने लिखा कि वो चैंपियन है और देश को उन पर गर्व है। प्रधानमंत्री ने तत्काल इंडियन ओलंपिक संघ की अध्यक्ष पीटी उषा से बात की और पूरे मामले में अपील से लेकर हर संभव मदद करने के निर्देश दिए। पीटी उषा ने कहा कि आईओए हर बात का ध्यान रख रहा है। खेल मंत्री डॉक्टर मनसुख मांडविया ने संसद के दोनों सदनों में बयान दिया। उन्होंने बताया कि विनेश फोगाट की अयोग्यता पर भारतीय ओलंपिक संघ ने अंतर्राष्ट्रीय कुश्ती संघ के समक्ष कड़ा विरोध दर्ज कराया। भारतीय कुश्ती संघ ने फाइनल मैच से पहले अयोग्यता के मुद्दे को दुर्भाग्यपूर्ण बताया है। वहीं भारतीय ओलंपिक दल की चीफ मेडिकल ऑफिसर डॉक्टर दिनशा पारदीवाला ने कहा कि विनेश ने 3 बाउट मंगलवार को लड़े थे। विनेश फोगाट से देश के 140 करोड़ देशवासियों की उम्मीदें जुड़ गई थी। जब पेरिस से अयोग्यता की खबर आई तो सभी हैरान रह गए। राष्ट्रपति से लेकर राज्यसभा, लोकसभा अध्यक्ष और नेता प्रतिपक्ष से लेकर देश की तमाम दिग्गज हस्तियों के बयानों में टीस दिखाई दी। संसद के दोनों सदनों में जमकर कामकाज देखने को मिल रहा है। राज्यसभा में बुधवार को नेता विपक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने एनसीईआरटी की किताबों से कथित तौर पर संविधान की प्रस्तावना हटाए जाने का मुद्दा उठाया। नेता सदन जेपी नड्डा ने पलटवार करते हुए कहा कि कांग्रेस पार्टी के नेता को कोई भी बात उठाने से पहले उसके सोर्स का ध्यान रखना चाहिए कि वो जानकारी कहां से मिली। सदन के बाहर संसद भवन परिसर में केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने भी विपक्षी दलों पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि नेता विपक्ष ने शून्यकाल के दौरान जो बात कही है वो तथ्यों से परे। लोकसभा और राज्यसभा में प्रश्नकाल के दौरान कई अहम सवाल पूछे गए जिसका उत्तर भी संबंधित मंत्रियों की तरफ से दिया गया। राज्यसभा में दोपहर बाद विनियोग विधेयक नंबर 2 और जम्मू कश्मीर विनियोग विधेयक नंबर 3 पर चर्चा शुरू की गई। चर्चा में सत्ता पक्ष और विपक्ष के सदस्यों ने हिस्सा लिया। चुनाव आयोग ने 9 राज्यों की 12 राज्यसभा सीटों पर चुनाव की तारीखों का ऐलान कर दिया है। महाराष्ट्र, असम, बिहार की 2-2 सीटों पर, जबकि हरियाणा, राजस्थान, मध्य प्रदेश, तेलंगाना, ओडिशा और त्रिपुरा में 1-1 सीट पर चुनाव होना है। चुनावों के लिए अधिसूचना 14 अगस्त को जारी की जाएगी। नामांकन दाखिल करने की अंतिम तिथि 21 अगस्त है। लोकसभा चुनाव के कारण खाली हुई इन सीटों के लिए 3 सितंबर को ही चुनाव कराया जाएगा और परिणाम भी 3 सितंबर को ही घोषित कर दिए जाएंगे।
सदन में संविधान से संबंधित राहुल गांधी द्वारा पूछे गए सवाल पर केंद्रीय मंत्री जेपी नड्डा ने राहुल गांधी पर गलत जानकारी देने का आरोप लगाया। केंद्रीय मंत्री ने कहा कि कांग्रेस के शासनकाल में बार बार संविधान का अपमान किया गया, जबकि भाजपा संविधान की सुरक्षा के लिए प्रतिबद्ध है। भाजपा राज्यसभा सांसद दिनेश शर्मा ने सलमान खुर्शीद पर निशाना साधा। दिनेश शर्मा ने कहा कि सलमान खुर्शीद भारत में बांग्लादेश जैसी अराजकता फैलाने जैसे सपने देख रहे हैं, लेकिन उनका ये सपना कभी पूरा नहीं होगा। उन्होंने कहा कि भारत मजबूती से आगे बढ़ रहा है। भाजपा प्रवक्ता शहजाद पूनावाला ने कांग्रेस नेता सलमान खुर्शीद के बयान पर कहा कि कांग्रेस दोहरे मापदंड अपनाती है और राजनीति को राष्ट्रनीति से ऊपर रखती है। कांग्रेस नेता सलमान खुर्शीद के बयान पर भाजपा सांसद संबित पात्रा ने भी हमला बोला। उन्होंने कहा कि कांग्रेस चुनाव में जीत नहीं पा रही है, जिस कारण अपनी खींच इस प्रकार की अराजकता फैलाकर निकाल रही है। रेल मंत्रालय ने आने वाले समय के लिए रेलवे की अत्याधुनिक सुविधाओं और सेवाओं से लैस करने के इरादे के साथ कवच 4.0 के लिए तैयारी शुरू कर दी है, जिसे लेकर रेल मंत्रालय ने जानकारी दी। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने आज नई दिल्ली में 10वें राष्ट्रीय हथकरघा दिवस का उद्घाटन किया। इस मौके पर उन्होंने हथकरघा बुनकरों को संत कबीर पुरस्कार और राष्ट्रीय हथकरघा पुरस्कार प्रदान किए। समारोह में सांसद, प्रतिष्ठित हस्तियां, डिजाइनर, उद्योगों के प्रतिनिधि और निर्यातक, वरिष्ठ सरकारी अधिकारी और देश भर से आए 1000 से अधिक बुनकर शामिल हुए। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने कहा कि आर्थिक राष्ट्रवाद के कारण देश में रोजगार पैदा होता है और यह देश के लिए जरूरी है। केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने इस मौके पर कहा कि हथकरघा उद्योग से जीरो कार्बन फुटप्रिंट होता है और यह सतत विकास के लिए जरूरी। केंद्र सरकार वक्फ बोर्ड अधिनियम में बड़े बदलाव करने जा रही है। वहीं उत्तराखंड वक्फ बोर्ड के अध्यक्ष शादाब शम्स का कहना है कि अगर वक्फ बोर्ड एक्ट में संशोधन हो रहा है जो देश हित में है, उन्होंने वक्फ बोर्ड संपत्तियों को लेकर सीबीआई जांच की मांग की। छत्तीसगढ़ लोक सेवा आयोग घोटाले की जांच के सिलसिले में सीबीआई की टीम ने बिलासपुर, दुर्ग और धमतरी में छापेमारी की। बिलासपुर में कांग्रेस नेता राजेंद्र शुक्ला, दुर्ग में पूर्व गवर्नर की सेक्रेटरी अमृत खालको और धमतरी में सीजीपीएससी के पूर्व चेयरमैन टामन सोनवानी के घर टीम पहुंची। उत्तराखंड की राजधानी देहरादून के एक निजी विश्वविद्यालय में इंडिया थिंक काउंसिल की ओर से कुंभ को लेकर सेमिनार का आयोजन किया गया। इस अवसर पर केंद्रीय संस्कृति मंत्रालय की संयुक्त सचिव मुग्धा सिन्हा ने कुंभ जैसे भव्य धार्मिक कार्यक्रम से जुड़े अपने अनुभवों को साझा किया। इंडिया थिंक काउंसिल के डायरेक्टर और संस्थापक सौरभ पांडे ने बताया कि 2025 में होने वाले महाकुंभ से पहले उत्तर प्रदेश सरकार और केंद्रीय पर्यटन और संस्कृति मंत्रालय की ओर से 25 राज्यों में सेमिनार आयोजित किए जा रहे हैं। कार्यक्रम में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के मुख्य सलाहकार अवनीश अवस्थी ने भी अपने विचार रखते हुए कहा कि सेमिनार में लोगों को कुंभ को लेकर लोगों में चली आ रही भ्रांतियों को दूर करना लक्ष्य है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ अयोध्या के 2 दिवसीय दौरे पर। अपने दौरे के दूसरे दिन मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने दिगंबर मंदिर में स्वर्गीय महंत परमहंस दास जी की मूर्ति का अनावरण किया। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने ब्रह्मलीन परमहंस रामचंद्र दास जी महाराज की समाधि स्थल पर पुष्पांजलि अर्पित की। बता दें कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के गुरु महंत अवैधनाथ और ब्रह्मलीन परमहंस रामचंद्र दास की राम मंदिर आंदोलन को परिणाम तक लाने में मुख्य भूमिका रही है। इंडिया ट्रेड प्रमोशन ऑर्गेनाइजेशन यानी कि ITPO और द फेडरेशन ऑफ इंडियन पब्लिशर्स यानी कि FIP के सहयोग से दिल्ली के प्रगति मैदान में 28वां दिल्ली पुस्तक मेला शुरू हो गया। ITPO के कार्यकारी निदेशक रजत अग्रवाल ने मेले का उद्घाटन किया। इस बार पुस्तक मेले की थीम भारतीय पुस्तकों का वैश्विक प्रभाव रखी गई। मेले में आने वाले पुस्तक प्रेमियों के लिए प्रवेश निःशुल्क रखा गया। 28वें दिल्ली पुस्तक मेले में साहित्य अकादमी का स्टॉल भी आकर्षण का केंद्र बना। यहां 24 भारतीय भाषाओं में पुस्तकें उपलब्ध होने के साथ साथ 4000 से ज्यादा शीर्षक भी देखे जा सकते हैं। पुस्तक मेले में सूचना और प्रसारण मंत्रालय का प्रकाशन विभाग भी कला, इतिहास, संस्कृति, मशहूर लोगों की जीवनी, बाल साहित्य, विज्ञान और प्रौद्योगिकी सहित विभिन्न महत्वपूर्ण विषयों पर पुस्तकें प्रदर्शित कर रहा है।
राष्ट्रीय जांच एजेंसी ने झारखंड के लातेहार जेल में बंद गैंगस्टर अमन साहू गिरोह के एक और प्रमुख सदस्य आकाश कुमार साहू को गिरफ्तार किया। यह गिरफ्तारी कोयला खदान में गोलीबारी, आगजनी और जबरन वसूली मामले में हुई। दिल्ली में आम आदमी पार्टी की सांसद स्वाति मालीवाल के साथ मारपीट के आरोप में गिरफ्तार विभव कुमार की जमानत याचिका पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई 27 अगस्त के लिए टल गई। दिल्ली पुलिस की ओर से एएसजी एसवी राजू ने जवाब दाखिल करने के लिए और वक्त दिए जाने की मांग की थी। दिल्ली के आशा किरण शेल्टर होम में हुई 14 लोगों की मौत के मामले में दिल्ली हाईकोर्ट ने दिल्ली सरकार के समाज कल्याण सचिव से कहा है कि वो खुद को असहाय न समझे, सेंटर में मौजूदा हालात को बेहतर करने के लिए जरूरी कदम उठाए। कोर्ट ने कहा अगर फंड की जरूरत है तो एलजी से संपर्क करें, स्टाफ की जरूरत को पूरा करने के लिए कॉन्ट्रैक्ट पर स्टाफ रख सकते हैं। कोर्ट ने समाज कल्याण सचिव से सोमवार तक स्टेटस रिपोर्ट दाखिल करने को कहा। आम आदमी पार्टी से सांसद संजय सिंह और सपा के राष्ट्रीय प्रवक्ता अनूप संडा को कोर्ट से एक और झटका लगा। एमपी एमएलए कोर्ट ने सजा के खिलाफ याचिका को खारिज कर दिया। 20 महीने पहले हुई 1.5 माह की कैद की सजा को कोर्ट ने बहाल कर दिया। आम आदमी पार्टी के वर्तमान राज्यसभा सदस्य संजय सिंह, पूर्व सभासद कमल श्रीवास्तव, विजय कुमार, संतोष और सुभाष चौधरी ने जून 2001 को जन समस्याओं को लेकर मार्ग जाम किया था। इन सब के विरुद्ध कोतवाल नगर में मुकदमा दर्ज हुआ था। झारखंड हाईकोर्ट ने रांची में खुली जगहों पर गोवंश मांस की बिक्री पर रोक लगाने के लिए सख्त कार्रवाई करने का आदेश दिया। कोर्ट ने एसएसपी से पूछा कि झारखंड गो जातीय पशु वध निषेध अधिनियम 2005 के तहत रांची में क्या कार्रवाई की गई। कारोबारी सप्ताह के तीसरे दिन सेंसेक्स 875 अंक की बढ़त लेकर 79,468 अंक के स्तर पर बंद हुआ। वैश्विक बाजार में जारी सकारात्मकता रुझान का प्रभाव स्थानीय बाजार में भी देखने को मिला। पूरे दिन के कारोबार के बाद निफ्टी 305 अंक की मजबूती के साथ 24,297 के अंक पर बंद। चालू वित्त वर्ष के पहली तिमाही में नेशनल स्टॉक एक्सचेंज की शुद्ध मुनाफे में भारी बढ़ोतरी दर्ज। इस दौरान एनएसई का शुद्ध मुनाफा सालाना आधार पर 39% बढ़कर 2,567 करोड़ रुपयों पर पहुंच गया। प्रमुख शेयर बाजार बीएसई का शुद्ध लाभ चालू वित्त वर्ष के अप्रैल जून तिमाही में 3 गुना से अधिक होकर 265 करोड़ रुपए पर पहुंचा। राज्य के कृषि उत्पादों के निर्यात को बेहतर बनाने के लिए बिहार ने केंद्र सरकार से पटना में एपीडा का एक शाखा खोलने का आग्रह किया। बिहार सरकार के अनुसार राज्य में एपीडा की शाखा खुलने से जीआई टैग वाले उत्पादों के निर्यात को भी बल मिलेगा। पटना में कार्यालय खुलने से किसान लाभान्वित होंगे। देश का समग्र नौकरी बाजार सकारात्मक दिशा में आगे बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। जुलाई के महीने में भर्ती गतिविधियां सालाना आधार पर 11% बढ़ी। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा कि देश में पहली बार 58.57 लाख करदाताओं ने आयकर रिटर्न भरा है। संसद में अपने संबोधन के दौरान वित्त मंत्री ने यह जानकारी दी। वित्त मंत्री ने कहा कि केंद्र सरकार ने अंतर्राष्ट्रीय व्यापार को सुविधाजनक बनाने के लिए विभिन्न उपायों को लागू किया। इन प्रयासों से घरेलू उत्पादन को बढ़ावा मिलेगा और निर्यात प्रतिस्पर्धात्मकता बढ़ेगी। भारतीय रिजर्व बैंक को द्विमासिक मौद्रिक नीति की बैठक जारी। बैठक के दूसरे दिन कई महत्वपूर्ण मुद्दों पर चर्चा हुई। आरबीआई की गवर्नर शक्तिकांत दास गुरुवार को द्विमासिक मौद्रिक नीति के फैसलों का ऐलान करेंगे। रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड ने वित्त वर्ष 2023-24 में कुल 1,86,440 करोड़ का टैक्स सरकार के खजाने में जमा कराया। कंपनी की सालाना वार्षिक रिपोर्ट में बात सामने आई। जियो की देश के कुल डेटा खपत में हिस्सेदारी वित्त वर्ष 2023-24 में बढ़कर लगभग 60% हो गई। मूल कंपनी रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड की सालाना रिपोर्ट में बात कही गई। बांग्लादेश में हिंसा और उथल-पुथल के बीच प्रधानमंत्री शेख हसीना के इस्तीफे के बाद अंतरिम सरकार के गठन की कवायद जारी। नोबेल पुरस्कार विजेता मोहम्मद यूनुस नई सरकार का नेतृत्व करेंगे। यूनुस पेरिस से ढाका के लिए रवाना हो गए। यूनुस ने अपने एक लिखित बयान में छात्रों से शांति बनाए रखने की अपील की। उन्होंने देश को चेतावनी देते हुए कहा कि हिंसा का रास्ता विनाश की ओर ले जाएगा।
इस बीच सेना प्रमुख ने कहा कि स्थिति में तेजी से सुधार हो रहा है और 3 से 4 दिन में सामान्य होने की उम्मीद है। उन्होंने कहा कि पुलिस बल को बहाल करने पर काम किया जा रहा है। वहीं मंगलवार को रिहा हुई मुख्य विपक्षी नेता खालिदा जिया ने लोगों को संबोधित किया। उनकी पार्टी बीएनपी ने 3 महीनों के भीतर चुनाव कराने की मांग की। विरोध प्रदर्शन और व्यापक हिंसा के कारण बंद हुई कपड़ा फैक्ट्रियां बुधवार को फिर से खुल गई। सुरक्षा आशंकाओं के मद्देनजर पुलिसकर्मियों की हड़ताल पर चले जाने के बाद छात्र ढाका की सड़कों पर ट्रैफिक की व्यवस्था संभालते हुए दिखाई दे रहे हैं। इन हिंसक घटनाओं में कई जिलों में विशेष रूप से अल्पसंख्यकों के घरों और मंदिरों को निशाना बनाया गया। सुरक्षा बलों की गैर मौजूदगी में सोमवार से हिंदुओं पर हमले बढ़ गए। बांग्लादेश में अल्पसंख्यकों पर हमले को लेकर भारत समेत दुनिया भर के संगठनों ने चिंता जताई। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अल्पसंख्यकों पर हो रहे हमलों पर चिंता व्यक्त की। उधर राजनीतिक अस्थिरता के बीच ढाका में भारतीय उच्चायोग कार्यरत है और भारतीय राजनयिक और अधिकारी ढाका में बने हुए हैं। कुछ कर्मचारी और उनके परिवार मंगलवार की सुबह लौट आए हैं। HCI ढाका की सभी हेल्पलाइनें काम कर रही हैं। किसी आपात स्थिति के लिए बांग्लादेश में भारतीय उच्चायोग हेल्पलाइन नंबर पर संपर्क किया जा सकता है। आर्थिक तंगी से जूझ रहे श्रीलंका में राष्ट्रपति चुनाव का बिगुल बज चुका है। सभी राजनीतिक दलों ने चुनाव के लिए कमर कस ली है। 2022 में गृह युद्ध जैसी स्थिति पैदा हो जाने पर राजनीतिक रूप से सबसे अधिक मार झेलने वाले राजपक्षे परिवार आगामी राष्ट्रपति चुनाव में फिर से वापसी कर रहा है। श्रीलंका पीपुल्स फ्रंट यानी SLPP ने अपने राष्ट्रीय आयोजक नमल राजपक्षे को आधिकारिक तौर पर राष्ट्रपति पद का उम्मीदवार बनाया। नमल राजपक्षे ने कहा कि वो चुनौती को स्वीकार करने के लिए तैयार। महिंद्रा 2005 से लेकर 2015 तक श्रीलंका के राष्ट्रपति रहे। नमल के नाम की घोषणा ऐसे समय में हुई जब राजपक्षे की पार्टी के 100 से ज्यादा सांसद रानिल विक्रमसिंघे के राष्ट्रपति पद की निर्दलीय उम्मीदवारी की घोषणा करने के बाद उनके साथ जा चुके हैं। नमल की एंट्री ने राष्ट्रपति चुनाव को चतुष्कोणीय मुकाबला बना दिया। राष्ट्रपति चुनाव की दौड़ में नमल राजपक्षे के अलावा रानिल विक्रमसिंघे, मुख्य विपक्षी नेता साजिद प्रेमदासा और मार्क्सवादी JVP नेता अनुराग कुमारा दिसानायके भी शामिल हैं। नमल का राजनीतिक सफर 2010 में शुरू हुआ जब वो हम्बनटोटा के सांसद चुने गए। 2016 में वो तब सुर्खियों में आए जब उन्हें मनी लॉन्ड्रिंग के संदेह में गिरफ्तार किया गया। वर्षों के आर्थिक कुप्रबंधन के साथ साथ कोविड महामारी और 2019 के आतंकवादी हमलों के बाद श्रीलंका का अर्थव्यवस्था पूरी तरह से चरमरा गई। इसका नतीजा यह हुआ कि देश 2022 में एक बड़े आर्थिक संकट में फंस गया। तत्कालीन सरकार ने करों में भारी कटौती की जिसके कारण देश का खजाना खाली हो गया। बाद में श्रीलंका ने खुद को दिवालिया घोषित कर दिया। अमेरिका में नवंबर में होने वाले राष्ट्रपति चुनाव के लिए राजनीतिक सरगर्मियां तेज हो गई हैं। दोनों प्रमुख दलों रिपब्लिकन और डेमोक्रेटिक ने अपना प्रचार अभियान तेज कर दिया है। चुनावी रैली के दौरान कमला हैरिस ने टिम वॉल्श को मध्यम वर्ग के लिए लड़ने वालों के लिए एक देशभक्त के रूप में पेश किया। दोनों नेताओं ने खुद को मानवाधिकारों और मौलिक स्वतंत्रताओं की रक्षा करने वाला नेता बताया। टिम वॉल्श को राष्ट्रपति जो बाइडेन और कमला हैरिस के मुखर समर्थक के तौर पर देखा जाता है। रिपब्लिकन उम्मीदवार डोनाल्ड ट्रंप के खिलाफ बाइडेन के खराब प्रदर्शन के बाद टिम वॉल्श ने राष्ट्रपति के समर्थन में मुखरता दिखाई। राजनीति में आने से पहले टिम वॉल्श मिनेसोटा में एक हाई स्कूल शिक्षक और फुटबॉल के कोच थे। टिम वॉल्श ने 24 साल तक आर्मी नेशनल गार्ड में भी काम किया। टिम 2006 में मिनेसोटा के पहले कांग्रेसनल डिस्ट्रिक्ट का प्रतिनिधित्व करते हुए अमेरिकी प्रतिनिधि सभा के लिए चुने गए। विदेश मंत्रालय ने एक एडवाइजरी जारी कर भारतीय नागरिकों से लीबिया की गैर जरूरी यात्रा न करने को कहा है। लीबिया की वर्तमान स्थिति के आकलन के बाद सरकार ने यह निर्णय लिया। लीबिया में रह रहे भारतीय नागरिकों को सावधानी बरतने के लिए सड़क मार्ग से दूर प्रांतों की यात्रा न करने और आपातकालीन फोन नंबर पर त्रिपोली स्थित भारतीय दूतावास के संपर्क में रहने की सलाह दी गई।
और वहीं टेबल टेनिस से भी एक निराशा भरी खबर सामने आई। भारतीय महिला टीम क्वार्टर फाइनल मुकाबले में हारकर बाहर हो गई। महिला टीम को क्वार्टर फाइनल मुकाबले में जर्मनी से 3 से हार मिली। पहले युगल मुकाबले में श्रीजा अर्चना की जोड़ी 3 से हार गई। इसके बाद एकल मुकाबले में मनिका बत्रा भी जर्मनी की एनेट कॉफमैन से 3 से हार गई। हालांकि अर्चना कामत ने शान को 3-1 से हराकर टीम की वापसी की, लेकिन श्रीजा अकोला भी अपना मुकाबला हार गई। पेरिस ओलंपिक में लंबी दूरी की धावक प्रियंका गोस्वामी और सूरज पवार की जोड़ी, भारतीय जोड़ी भी मिक्स्ड मैराथन वॉक रिले मिडल इवेंट के फाइनल में जगह नहीं बना सकी। भारतीय जोड़ी 33.4 किलोमीटर के मार्ग पर 3 चरणों के बाद बाहर हुई। रेस की कुल दूरी 42.195 किलोमीटर थी। इस आयोजन में कुल 25 जोड़ियों ने प्रतिस्पर्धा की और भारतीय जोड़ी 24वें स्थान पर रहते हुए बाहर हो गई। भारतीय एथलीट ज्योति याराजी ने बुधवार को पेरिस 2024 ओलंपिक में महिलाओं की 100 मीटर बाधा दौड़ के राउंड 1 की हीट 4 में 13.16 सेकंड का समय निकाला। ज्योति याराजी अपनी हीट में 7वें स्थान पर रही और सेमीफाइनल के लिए सीधे क्वालिफिकेशन हासिल नहीं कर पाई, लेकिन याराजी के पास कल रिपचेज राउंड में एक और मौका होगा। भारत के स्वप्निल कुशारे पुरुषों की ऊंची कूद क्वालिफिकेशन राउंड में 2.15 मीटर के अपने शुरुआती प्रदर्शन में सुधार नहीं कर सके और पेरिस 2024 ओलंपिक में फाइनल में जगह बनाने से चूक गए। क्वालिफिकेशन राउंड में कुशारे 2.15 मीटर के अपने पहले प्रयास में सफल रहे, लेकिन 2.20 मीटर के लिए अपने 3 प्रयासों में से किसी भी प्रयास में सफल नहीं हुए। भारत के अनुभवी भाला फेंक खिलाड़ी अन्नू रानी एक बार फिर विश्व स्तर पर प्रभावित नहीं कर सकी और बेहद खराब प्रदर्शन के बाद पेरिस ओलंपिक क्वालिफिकेशन दौर से बाहर हो गई। 31 साल की राष्ट्रीय रिकॉर्डधारी अन्नू ने 55.81 मीटर के साथ शुरुआत की और अगले 2 प्रयासों में 53.22 मीटर और 53.55 मीटर भाला फेंका। वह ग्रुप ए में 16 प्रतियोगियों में 15वें और कुल 26वें स्थान पर रही। पेरिस ओलंपिक में महिला फ्री स्टाइल 53 किलोग्राम की ओपनिंग राउंड में अंतिम पंघाल को तुर्की की येनेप येटगिल 0-10 से हार झेलनी पड़ी। वनडे सीरीज में भारत को श्रीलंका के खिलाफ भारी हार का सामना करना पड़ा। श्रीलंका ने शानदार प्रदर्शन करते हुए भारत को 110 रनों से हराया और सीरीज 2-0 से अपने नाम की। जॉन अब्राहम की आगामी फिल्म वेदा का नया गाना मम्मी जी रिलीज हो गया। गाने में मौनी रॉय शानदार मूव्स करते हुए नजर आ रही हैं। वायनाड त्रासदी में पीड़ित लोगों की मदद के लिए अभिनेता प्रभास ने हाथ बढ़ाया। प्रभास ने पीड़ितों की मदद के लिए 2 करोड़ रुपयों का दान दिया। राजनीतिक अस्थिरता के चलते फिल्म पदातिक अब बांग्लादेश में रिलीज नहीं होगी। श्रीजीत मुखर्जी निर्देशित पदातिक को 15 अगस्त को भारत और बांग्लादेश में रिलीज करने की तैयारी थी। एक्ट्रेस और सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर अवनीत कौर पर एक ज्वेलरी ब्रांड ने धोखाधड़ी करने का आरोप लगाया है। अवनीत पर पूर्व में किए गए करार को तोड़ने का आरोप। KGF 2 की सफलता के बाद अभिनेता यश अब फिल्म टॉक्सिक में नजर आएंगे। यश 8 अगस्त से इस फिल्म की शूटिंग शुरू करेंगे। किरण गायकवाड़ स्टारर मराठी फिल्म नाद का मोशन पोस्टर जारी। फिल्म 11 अक्टूबर को सिनेमाघरों में रिलीज होगी। प्रियंका चोपड़ा ने अपनी अपकमिंग हॉलीवुड फिल्म द ब्लफ की शूटिंग पूरी की। उन्होंने सोशल मीडिया पर इस बात की जानकारी दी।
कल्कि के कलाम हिंदी सिनेमा के दिग्गज अभिनेता नसीरुद्दीन शाह मंच साझा करती नजर आएंगी। दोनों शेक्सपियर के नाटक किंग लियर के लिए रिहर्सल कर रहे हैं। और इसी के साथ एक्सप्रेस न्यूज 100 में फिलहाल इतना ही। दीजिए अनुमति, नमस्कार। लेकिन डीडी न्यूज पर खबरों का सफर लगातार जारी है। देखते रहिए डीडी न्यूज, क्योंकि ये भरोसा है सच का। नमस्कार।